ओके। से ये एक अलग से ही इकोनॉमिक्स का है उसमें। नहीं नहीं, हर हर सब्जेक्ट का है। ये जो उनका भेजे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये इकोनॉमिक्स का ही है। और आपका क्वेश्चन बैंक भी हम ले आए हैं। ठीक है, तो आप तो आज आए नहीं। अब अभी तो लोड करना स्टार्ट हुआ है, अब तो माने कि 4 दिन कम से हाँ। कम तो दिक्कत होगा। अच्छा ठीक है, उसका हम आपका एक मिनट। देखिए इसी क्षेत्र में बढ़िया से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, देखते हैं। The best index of economic income can be provided by। ये तो शायद कर लिए थे हम लोग। ये तो कल किए थे ना कि इकोनॉमिक इनकम यस का सर। बेस्ट इंडेक्स क्या होता है। तो वो हमने देख लिया था कि कैपिटल पर इनकम पर होगा। कैपिटा रियल इनकम जो होता है, पर कैपिटा इनकम, वो बेस्ट इंडेक्स यानी बेस्ट तरीके से वो हमें बताता है, एक्यूरेट वे में बताता है कि क्या नेशनल इनकम है सही। सर ये पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया खुद से पूछता है कि क्या पूछ सकता है। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं है। और ये बिहार के बारे में पूछ सकते हैं, इंडिया बिहार का। का नहीं पूछेगा, इंडिया का भी कम ही है चांस, पर मतलब डेटा पूछने का चांस कम है। ये सब इस तरह से पूछ सकता है, जैसे अभी ये क्वेश्चन है ना, देखिए 67th बीपीएससी में ही पूछा है आपको। ये 67th में ही आया था कि बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक इनकम कैन बी प्रोवाइडेड, यानी इकोनॉमिक इनकम किसी कंट्री का वो बेस्ट किस तरीके से बताया जा सकता है। तो ये कल डिस्कस किए ही थे कि आपको पर कैपिटा रियल इनकम जो है वो हमें सही आइडिया देता है कि क्या इनकम है किसी देश का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इंडिया इज़ कॉल्ड एन अंडर डेवलप्ड कंट्री ड्यू टू इट्स। इंडिया को अंडर डेवलप्ड कंट्री क्यों कहा जाता है, क्या इसमें ऐसी बातें हैं। नंबर 1, रीजंस फॉर नीड फॉर प्लानिंग, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यस सर सही है। ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को ओवर हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंस है ना। हाँ एम्प्लॉयमेंट वाला हाँ छुपा हुआ। हाँ हाँ, ओवर ये डिपेंडेंस तो है ना। सही है। हाँ बिल्कुल, ओवर क्योंकि डिपेंडेंट डिजाइन जो दिन वो पड़े सर। हाँ, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हाँ और इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, तो ये तो सही नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बहुत बढ़िया अभी नहीं है। तो इसमें जो फैक्टर्स होंगे कि किसके किसके कारण तो अंडर डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, तो इसमें जो है सही आंसर इसका सी होगा। सेकेंड सी होगा। सी होगा। ठीक है, हाँ। अभी के भी आप यहाँ पे दिया हुआ है डी। डी दिया हुआ है, लेकिन अब उस समय के हिसाब से दिया हुआ है, चूँकि ये क्वेश्चन पहले का आया हुआ है, 95 का आया हुआ है। तो उस समय का बहुत अलग सिचुएशन था, लेकिन अगर आज के इसमें हिसाब से हम देखें तो आज के हिसाब से इसका आंसर सी होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है सी होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब क्वेश्चन जो है ना, तो क्वेश्चन तो अब बहुत पहले के भी आए हुए हैं। अब 95 का मतलब है कि आज से 28-30 साल पहले की बात है। तो उस समय इकोनॉमी का सिचुएशन बहुत डिफरेंट था और आज का इकोनॉमी का सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। तो क्वेश्चन का आंसर इतने सालों में बदल जाएगा। ठीक है, तो हाँ, ये इसका आज जो है आंसर इसका मार्क कर लीजिए, सी होगा। आज अगर हम इंडिया को अंडर डेवलप्ड तो नहीं अब कहते हैं, अब देखिए आज
यहाँ क्वेश्चन भी आज ये वैलिड नहीं रह जाएगा। आज इंडिया को अंडर डेवलप्ड नहीं कहा जाता है, उस समय कहा जा रहा था। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा कि 91 में हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। हमारे यहाँ ऐसी हालत ख़राब हो गई थी कि हमारे पास अपने खर्च के लिए फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं था। तो ऐसे समय में उसको अंडर डेवलप्ड कह सकते थे, लेकिन आज जो है हमें इमर्जिंग इकोनॉमी कहा जाता है। हम डेवलप्ड होने से थोड़ा ही सा रह गए हैं बच बाकी। आज हम डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहे हैं। बढ़ता हुआ कहेंगे। हाँ, तो इसीलिए मतलब बढ़ने इसमें उन्नति का। हाँ, सेकंड और थर्ड आज के हिसाब से आंसर इसका सी हो जाएगा जो। उसके बाद हम क्वेश्चन 14 देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया हैज़ बिन हिंडर्ड मेनली बाय। ठीक है, क्वेश्चन समझ में। हाँ, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ मेनली किस कारण से रुका हुआ है या उसमें बाधा पहुंच रहा है? हाँ, तो फर्स्ट है ड्यू टू इनएफिशिएंट एग्रीकल्चरल सिस्टम, सेकंड है ड्यू टू अनरेगुलेटेड सिस्टम, और थर्ड है ड्यू टू वेस्टर्न सोशल एटीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ? सी का यस सर। सी का मतलब हुआ कि हम समाज में हम वेस्टर्न कंट्रीज़ का कॉपी कर रहे हैं। एटीट्यूड यहाँ पे कॉपी को मतलब हाँ, मतलब हम जैसे वेस्टर्न जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसी तरह का हम सोशल में सब चीज़ फॉलो कर रहे हैं सोसाइटी में। जो हाँ हाँ, देखा देखी कर रहे हैं उसी तरह। ये भी तो सही है सर। सी का आपको डाउट है यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, देखना पड़ेगा। सी का डाउट है। ये कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया हैज़ बीन हिंडर्ड मेनली बाय, तो ए तो है ड्यू टू इनएफिशिएंट एग्रीकल्चरल सिस्टम, ठीक है। तो सही है। बी है ड्यू टू अनरेगुलेटेड सिस्टम, ये भी सही है। ये भी सही है। उसके बाद है सी है ड्यू टू वेस्टर्न इसका डाउट है। सोशल एटीट्यूड, वेस्टर्न सोशल एटीट्यूड, ये कुछ अजीब सा है ऑप्शन। और डी ऑल ऑफ द अबव दिया है। तो कुछ हो जाता है 1996 का क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सिंपल क्वेश्चन है। हाँ हाँ, ठीक है। पता है आपको कि नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन को हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, द लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइसेस इज लोएस्ट फॉर द इंडियन स्टेट ऑफ। किसका सबसे लोएस्ट है? तो ऐसे भी आप बिहार उसमें मार सकते हैं। करंट का ही बात नहीं है, ये लगभग हमेशा यही सिचुएशन रहता है। तो इसमें देखिए तो 2017 का सवाल है, तो अब हाँ अभी भी लगभग यही सिचुएशन है। तो पर कैपिटा इनकम करेंट लोएस्ट में कौन स्टेट है और हाईएस्ट में कौन सा स्टेट है? आपको तो टेबल हम बताए ही थे, टेबल उसमें था पंजाब और ये सब का जो दिया हुआ था। यहाँ पे पूछेगा कि पर कैपिटा इनकम कितना है बिहार? कितना नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जनरली आप लोएस्ट ही हाँ पूछेगा बिहार से रिलेटेड। नहीं, नेक्स्ट है विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग लास्ट डेकेड। किस सेक्टर का पिछले 10 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है?
करेंट अफेयर का सर। करंट अफेयर देखिए इसमें करंट नहीं है, ये पिछले 50 सालों में कभी भी पूछा जाएगा तो इसका आंसर टर्सरी ही सेक्टर होगा, ठीक है, यानी सी ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि हमारा इन आपने जो पढ़ा है कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि आपने पढ़ा है कि आज़ादी के बाद अगर हमारा कोई सेक्टर ज़्यादा डेवलप हुआ है तो वो सर्विस ही सेक्टर है, सर्विस सेक्टर का ही डेवलपमेंट खाली हुआ है ज़्यादा, अगर ज़्यादा कहा जाएगा तो इसमें कभी भी पूछा जाए, ये आज भी पूछा जाए, 20 साल पहले जैसे ये पूछा गया है और भी पूछा जाता उससे भी पहले, तो ये इसका आंसर हमेशा टर्सरी ही सेक्टर। याद आपको रखना है ठीक है। कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट टर्सरी सेक्टर का ही हुआ है। अभी भी देखिए जैसे अभी मेक इन इंडिया और ये सब करके नरेंद्र मोदी सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं और डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है कि जितना सर्विस सेक्टर का हो रहा है। तो सर्विस सेक्टर का हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो अभी भी देखिए आप करंट अभी डेटा अगर देखें कंट्रीब्यूशन तो प्राइमरी का है 20, जो इस बार का सर्वे में हमने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी का है 20% और टर्सरी का है 60%, ठीक है। तो डेफिनेटली बता रहा है कि हमेशा सर्विस सेक्टर का ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और ग्रोथ। लोएस्ट में क्या होगा सर? लोएस्ट में आ जाएगा फिर प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का हमारे यहाँ घटा है। आज़ादी के समय इसका शेयर लगभग 29% के आसपास था, तो 29% से घटता घटता आज 20% पर आ गया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो हमारा जो है बीच में ग्रो किया 70s 80s तक, उसके बाद से उसका कम होता जा रहा है शेयर और ग्रोथ। और उसका देखिए मैं बताया था आपको बीच में कि एग्रीकल्चर सेक्टर का एक लिमिट होता है, उस लिमिट से ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर सकता है, और उसको सैचुरेशन कहते हैं कि अब ये सैचुरेट हो गया। तो वो सैचुरेशन लेवल पर लगभग अब उसमें नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर का एक डिफाइंड है कि उसका मैक्सिमम जो ग्रोथ पॉसिबल है 4 to 5%, इससे ज़्यादा दुनिया में कहीं कोई भगवान भी चाह ले तो नहीं हो सकता है। 4 to 5% मैक्सिमम, अगर बहुत अच्छा रहा तो 4% और एक्सेप्शनल रहा तो 4.5% जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा आप इनोवेशन ये सब भी कर लीजिएगा तो आप 5% तक उसको ले जा सकते हैं, उसके आगे भगवान के भी बुत्ते के बाहर का चीज़। तो और अभी हम लोग का जब थोड़ा गड़बड़ाता है तो पहुंच जाता है 3.5%, 3% मिनिमम। तो एग्रीकल्चर का खेल इतना ही होता है, 3% से 4%, 4.5%, हार्डली 1% का चेंज आता है। तो उसमें आपको ग्रोथ कहाँ दिखेगा, जबकि आप देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में तुरंत 5-5, 10-10% भागता है, ठीक है। तो इसलिए एग्रीकल्चर का तो मिनिमम रहेगा और सर्विसेज का हमेशा से हमारे यहाँ मैक्सिमम रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको कभी भी ये पूछा जाए कि किस सेक्टर का ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट हुआ है तो सर्विसेज ही सेक्टर होगा उसका आंसर कभी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स could potentially contribute to stagflation in the Indian economy? स्टैगफ्लेशन आपको, हाँ ये जो है नहीं बताया है स्टैगफ्लेशन, यही हाँ थोड़ा सा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन स्टैगफ्लेशन ये आपको हमको डिप्रेशन ये सब बताना है। तो बोले थे आपको कि एक टॉपिक बचा हुआ है आरबीआई और इसका जुड़ा हुआ है एक, ये उसी से जुड़ा हुआ है इन्फ्लेशन स्टैग, क्योंकि अक्सर ये आजकल पूछ दे रहा है। ठीक, इसको अभी छोड़ देंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट।
देखिए अभी इसी बार का क्वेश्चन है आपका, সেই জন্য পড়ে इसी बार का क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट है, कौन सा सही गलत पूछेगा। देखिए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज। तो इन्फेंट का तो मैंने आपको बताया था कि एक साल तक का जो होता है बच्चा उसी को इन्फेंट कहता है। 1 साल से फिर बड़ा हो जाता है, 5 साल तक उसको चाइल्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा है आपसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो सही बात है 1 साल, बर्थ से 1 साल तक का। लेकिन यहाँ लिखा है एक्सप्रेस्ड पर 10,000 लाइव बर्थ, सो 1000 ना तो होगा 1000 होता है, ये आपको ध्यान है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकेंड है द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन ईयर 1950 वाज ये 189.6। हमको ध्यान में नहीं है, इसको आंकड़ा हम देखेंगे। हाँ, तो इन द ईयर 1950 का पूछ दिया है। देखिए अब तो आपको पूछ दिया है, देख ही रहे हैं, तो एटलीस्ट उस समय जो आपको टेबल दिया हुआ सब है, याद करना होगा, पूरा टेबल याद करना होगा। टेबल जो आपको दिया हुआ है ना, वो कम से कम आज़ादी के बाद यानी 1950 का पहला जो डेटा रहता है वो हमको ध्यान रखना चाहिए। पूछ सकता है कि आज़ादी के समय क्या था, तो 1950 का जो है वो आप उसमें ध्यान रखेंगे। ये ठीक लिखा है, ये स्टेटमेंट सही है, 2 जो है। थर्ड है इन द ईयर 2019 द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज 30, ये भी सही है, आपको अभी कराए थे कि लेटेस्ट जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो 30 के बराबर आ गया है, इंडिया का 30। और फोर्थ है एज पर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द स्टेट विथ हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन ईयर 2019 वाज उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश है कि नहीं ये डाउटफुल है, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। तो इसका आंसर है आपका सी, दैट इज़ ओनली 2 and 3, ठीक है, 2 and 3। देखिए नीचे दिया हुआ है मध्य प्रदेश हैज़ हाईएस्ट IMR, मध्य प्रदेश का ही जनरली रहता है। तो मध्य प्रदेश में बच्चों की ज़्यादा मौत होती है क्योंकि कुछ ट्राइबल एरियाज़ वगैरह कुछ हैं, तो वहाँ जो है उतना अच्छा वो नहीं है डेवलप्ड फैसिलिटीज़, तो इसकी वजह से वहाँ बच्चों की जो है ज़्यादा हो जाती है डेथ। तो यूपी नहीं है हाईएस्ट, MP है हाईएस्ट IMR में। तो यहाँ आपको आंसर हो गया इसका 2 and 3, दैट इज़ सी। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन है। देखिए नंबर, हाँ, बिना नुकसान किए हुए, नेचर को बिना नुकसान पहुंचाए हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, यानी कि हम आज शोषण नहीं करें, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करें, ठीक है ना। जैसे देखिए सीधा सीधा ध्यान रखिए, एक आपको कहानी पढ़े होंगे कि किसी को एक मिल गया मुर्गा जो सोने का अंडा देता था, तो उसको कहा गया कि रोज़ एक एक अंडा आपको ये देगी सोने का, अमीर हो जाओगे। तो रोज़ मिलता था, लेकिन फिर उसको लगा कि अब रोज़ कब तक इंतज़ार हम करेंगे, क्यों ना एक ही बार में हम तुरंत अमीर बन जाए। तो उसका पेट फाड़ दें, सारा अंडा निकाल लें एक ही बार में। पेट उसका फाड़ दिया, बेचारा मर गया और उसका अंडा भी ख़त्म, रुक गया। तो यही पेट फाड़ने की कोशिश हमें नहीं करना है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है कि रोज़ एक अंडा निकालते रहिए, समझ गए। ये कोशिश नहीं कीजिए कि आज ही पेट फाड़ के सब निकाल लें। तो यही है, समझिए, इसी स्टोरी को आप रिलेट करिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, कि भगवान ने कहा है कि ठीक है आपको इतना कुछ नेचर में हम दिए तो हैं रिसोर्सेज, उसको धीरे धीरे इस्तेमाल करो, ठीक है। तो उसको एक ही बार में कोशिश नहीं करो कि जो है सारा आज ही हम पा के और हो जाएंगे। तो यही है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ क्वेश्चन है फर्स्ट, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो ये तो जनरल क्वेश्चन है इकोनॉमी का, आप पढ़ाइए कि टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा करता है।
नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ये तो 2016 करेक्ट अफेयर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। तो करेंट अफेयर है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अब अगर कोई ऐसा आता है न्यूज़ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में, तो उसमें इंडिया का क्या पोजीशन है ये आपको याद रखना है ना। तो ये आपको करेंट अफेयर से जो है याद रखना है। चलिए, तो पुराना डेटा है 2016 का, लेकिन फिर भी इसमें आपको ये आइडिया रखना है कि किस प्लेस पर है। तो 110 प्लेस पर है, ठीक है, तो वो उसी के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अब यहाँ देखिए नीचे आपको इसमें दे भी दिया है। देखिए संजोग से मैं इसलिए बोला आपको कि ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको लेटेस्ट देखिए अभी आपको सारा डेटा दे दिया है। नीचे बॉक्स में देखिए 2021 का इसमें आपको दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ इंडिया वाज रैंक्ड एट 110th प्लेस इन 2016 एज पर 6th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। देखिए आपको एक्सप्लेनेशन में ही बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा इसमें काम का। तो इसमें आपको ये पूछेगा कि कौन इसको पब्लिश करता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ये इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है हर साल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इंडिया विथ ए स्कोर ऑफ 60 हैज़ बीन प्लेस्ड एट 120th रैंक आउट ऑफ 165। तो 2021 में इंडिया का रैंक जो है वो हो गया है 120। 110 से नीचे पहुंच गया 120, ठीक है। और फिर एज पर एसडीजी इंडेक्स 2022 में ये पहुंच गया है 121। देखिए सारा इसमें हिस्ट्री दे दिया है रिसेंट का आपको। और 2023 का जो है लास्ट स्टेटमेंट में देखिए लास्ट लाइन में, हाँ, ये 112th पोजीशन फिर से रिकवर किया है। तो यानी कि इधर बेहतरीन ये परफॉर्मेंस इस साल लास्ट ईयर में किया है। तो ये आपको अभी लेटेस्ट डेटा नीचे याद रखने का है कि 2023 एसडीजी इंडेक्स अगर अभी 24 का ना आया हो तो पिछला जो है वो ये है कि 112वां पोजीशन फिर से हम आ गए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ टॉप्ड इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये भी करेंट अफेयर। ठीक है। अब ये देखिए 66 में पूछा था। सब तो लिखे हुए हैं अलग से सबका इंडेक्स कितना हाँ, है, तो यही मैं बता रहा कंपनी का हूँ। कितना है, सब हाँ, लिखे हुए हैं ऐसे सब। मैं कोशिश करूँगा। अभी मैं ये कर रहा हूँ कलेक्ट इसका। तो जो लेटेस्ट इस बार के जो भी इंडेक्स होंगे उसका मैं आपको दे इंडेक्स दूँगा। करेंट। हाँ, तो ये जैसे पूछ रहा है मतलब 20 ह्यूमन, महीना तक का ही ना हाँ, लेटेस्ट वाला। नहीं आपको अब एग्ज़ाम कब ले रहा है उसके हिसाब से एक दो, एग्जाम कब लेगा? अब देखिए कब लेता है। तो कहने का मतलब है कि 2 छाट के महीना पहले पहले तो तक नहीं का, लेगा, श्योर है। हाँ 2-3 महीना पहले तक का आपको तो याद रखना पड़ेगा। तो अभी आपको सितंबर अक्टूबर तक का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कम से कम। तो यहाँ जो है मतलब कि सर छाट के पहले नहीं ना लेगा, नहीं, छठ के पहले नहीं लेगा। क्योंकि आपको वेट कर दिया 2 महीना पहले ही ना फॉर्म बनाता है। हाँ, अभी इसको कोई हड़बड़ी नहीं है अभी तो। देखिए ये है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ये ह्यूमन कैपिटल को मेज़र करने के लिए, यानी कहाँ के लोग कितने बढ़िया कुशल क्वालिफाइड हैं, प्रोफेशनल हैं, कितना अच्छा कामकाज करने वाले हैं, ये बताता है। जैसे इसका देखिए एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इज़ एन इंटरनेशनल मेट्रिक यानी स्टैंडर्ड
that benchmarks the key components of human capital across countries. The HCI was launched by World Bank in 2018. ठीक है, तो इन द लेटेस्ट 2020 अपडेट, क्योंकि क्वेश्चन 2020 का है तो उस हिसाब से दिया हुआ है, 2020 अपडेट में सिंगापुर वाज रैंक्ड फर्स्ट अमंग 174 इकोनॉमीज. इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट 116th पोजीशन. ठीक है, Yes, sir. तो ये देखिए कि जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है इसमें Hello. हाँ, तो इसमें साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी का भी होगा सबसे पहले। यस सब से कंप्यूटर से पूछा था कि 4 क्वेश्चन था कि देखिए, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 7th. द साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया, बताए थे आपको मार्जिनल लैंड 1 हेक्टेयर से लेस देन 1 हेक्टेयर सर। बताए थे. स्मॉल फार्मर 2 हेक्टेयर से कम. मार्जिनल जो बिल्कुल बेचारे गरीब हैं 1 हेक्टेयर से कम. फिर 2 से ऊपर जो है तो वो बिग, मीडियम एंड बिग. नीचे देखिए आपको दिया हुआ भी है टेबल, तो नीचे बॉक्स में देख सकते हैं मार्जिनल बिलो 1 हेक्टेयर, स्मॉल 1 से 2 हेक्टेयर, सेमी मीडियम. ये एक्चुअली गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन है जो कि आपको बॉक्स में यहाँ दे ही दिया है. सेमी मीडियम 2 से 4 हेक्टेयर्स, मीडियम 4 to 10 हेक्टेयर्स और लार्ज. लेकिन इतना आपको नहीं पूछेगा, बेसिकली जब भी पूछेगा तो ये मार्जिनल और स्मॉल ही पूछेगा. तो स्मॉल जो होता है, अगर खाली स्मॉल बोलेगा तो 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से ज़्यादा 2 से कम उनको स्मॉल. अगर पूछेगा स्मॉल एंड मार्जिनल, दोनों को साथ में पूछेगा कि स्मॉल एंड मार्जिनल, तो वो हो जाएगा 2 हेक्टेयर से कम, चाहे 1 हेक्टेयर हो या 1 से भी कम. मार्जिनल खाली पूछेगा मार्जिनल, तो 1 से कम जो है उनको मार्जिनल गरीब किसान कहा जाता है. सीमांत किसान हिंदी में लिखते हैं, सीमांत जो बॉर्डर लाइन पर है. अब देखिए नेक्स्ट, द एवरेज साइज. अच्छा, ये कब का क्वेश्चन था? ये 63rd में क्वेश्चन पूछा था. फिर देखिए ये भी 63rd में ही है. देखिए ये भी 63rd में ही है क्वेश्चन. अभी 8th, द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन बिहार इन कंपैरिजन विथ अदर स्टेट्स इज. बिहार में लैंड होल्डिंग का एवरेज साइज क्या है? लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट. तो ये रैंकिंग पूछा है एग्रीकल्चरल सेंसस के आधार पर. एग्रीकल्चरल सेंसस हुआ था 2015-16 में, तो यहाँ है सेकंड लोएस्ट. सेकंड लोएस्ट
देखिए नीचे बॉक्स में आपको दिया हुआ है, एज पर द लेटेस्ट एग्रीकल्चरल सेंसस 2015-16, क्योंकि 17 में सवाल आया था, तो उसके पहले 15-16 में हुआ था एग्रीकल्चरल सेंसस। एग्रीकल्चर का भी सेंसस होता है। देखिए हर फील्ड में सेंसस, आप एक ही सेंसस पढ़े पहले, चुनाव को आप सेंसस कहते हैं, जनगणना, सॉरी चुनाव नहीं, जनगणना। लेकिन ये सेंसस जो है हर फील्ड में होता है। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का पूरा डेटा लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है सर्वे के माध्यम से, एक एक किसान से जाके मिला जाता है, उससे पूछा जाता है, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर सेंसस। एक होता है इंडस्ट्री सेंसस, इंडस्ट्री का भी सर्वे होता है, एक एक फैक्ट्री जाके सब जगह पूछा जाता है कितना हुआ क्या हुआ, उसका पूरा रिपोर्ट छपता है, उसको कहते हैं इंडस्ट्री सेंसस। उसी तरह फिर एक होता है आपका फॉरेस्ट सेंसस होता है, उसमें फॉरेस्ट से रिलेटेड सब जानवरों का, सबका आंकड़ा कलेक्ट किया जाता है, कितने शेर हैं, बाघ हैं, हाथी हैं, क्या हैं, कितने नेशनल पार्क्स में कहाँ कहाँ कितना एरिया के, पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है। टाइगर का स्पेशल सेंसस होता है, उसको टाइगर सेंसस कहते हैं। एलिफेंट्स का अलग से गिनती होता है, उसको एलिफेंट्स। तो बहुत तरह का सेंसस होता है। सेंसस का मतलब है सर्वे, डेटा कलेक्शन। यहाँ जो है कह रहा है एग्रीकल्चर सेंसस। जैसे आप पढ़े एक और वो आपको बताए थे, फैमिली एंड हेल्थ सर्वे होता है, वहाँ बच्चों और माताओं का डेटा कलेक्ट किया जाता है। अभी आप पढ़े बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, जाति आधारित लोगों का पॉपुलेशन कैलकुलेट किया गया कि कितने किस जाति के हैं। तो सेंसस का मतलब होता है टेकिंग द डेटा बाय सर्वे, हर फील्ड में होता है। यहाँ कह रहा है कि 2015-16 का जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ, उसके अनुसार जो है सबसे लोएस्ट है केरला, जहाँ, क्योंकि केरला में साइज़ बहुत छोटा है स्टेट का, और पॉपुलेशन भी उसका अच्छा खासा है, उसका भी ठीक ठाक है। तो केरला का सबसे कम है लैंड होल्डिंग का साइज 0.18 हेक्टेयर, एवरेज ये है। उसके बाद सेकंड लोएस्ट है बिहार का 0.39 हेक्टेयर। यानी ये टोटल एरिया को पर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया है। तो बिहार का चूँकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, एरिया भी ठीक ठाक है, तो सेकंड लोएस्ट आया है। दैट इज़ कि पर पर्सन जो है, मान लीजिए एवरेज कितना ज़मीन है एक आदमी के पास, 0.39 हेक्टेयर, तो सेकंड लोएस्ट है। ये 63rd बीपीएससी में पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज। तो जीडीपी में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये देखिए अलग अलग सालों में अलग अलग। अभी आपको लेटेस्ट क्या बताया, इस बार का सर्वे में कितना दिया हुआ एग्रीकल्चर और इसका सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का 20% बताया ना, 20%, सेकेंडरी का 20 और सर्विसेज का 60, जो इंडिया का लेटेस्ट डेटा है इस बार के सर्वे में। ये पूछ रहा है पहले का, 2008 के पहले का है। उस समय पूछ रहा है एग्रीकल्चर का कितना था, तो देखिए इसमें 15% हो गया था उस समय, और देखिए घट गया था 15%, अभी तो बढ़ा है। तो एग्रीकल्चर का शेयर बीच में बहुत कम हो गया था। देखिए इसमें बॉक्स में दिया हुआ है कि 21-22 का जो डेटा है उसके अनुसार 20% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, और अभी भी जो है 20% मेंटेन है भाजपा सरकार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10। द एवरेज यील्ड ऑफ कॉटन इज हाईएस्ट इन इंडिया
फॉर द स्टेट ऑफ, किस स्टेट का हाईएस्ट टोटल प्रोडक्शन है, टोटल नहीं एवरेज यील्ड बोला है, हाँ टोटल प्रोडक्शन किस स्टेट में कॉटन का हाईएस्ट प्रोडक्शन है। तो इसमें जो है आपका कोई भी नहीं है इनमें, ठीक है। कॉटन जो है तो गुजरात, राजस्थान इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। एवरेज यील्ड बोल रहा है, यानी पर हेक्टेयर। तो पर हेक्टेयर यील्ड जो है उसमें टॉप में जो स्टेट रहते हैं गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश वगैरह रहते हैं। तो इसमें जो अगर ऑप्शन जो दिया है तो इसके हिसाब से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये जो ऑप्शंस हैं इसमें सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में, सफेदाबाद में। हाँ। लेकिन अब वो ऑप्शन पर है, डिपेंड करेगा। अगर राजस्थान गुजरात रहेगा तो ये इनका ज़्यादा है, ठीक है। और ये करंट से है जुड़ा हुआ, बदलता रहता है, खैर। लेकिन जनरली यही सब राजस्थान गुजरात यही सब रहते हैं, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है द रॉ मटेरियल्स। भी तो कुछ पूछ सकता है, शुगर केन भी पूछ सकता है। हाँ शुगर केन भी पूछता है, शुगर केन भी पूछा है और पूछता है, पूछ सकता है। हाँ। तो जो इम्पोर्टेंट इस तरह के कैश क्रॉप्स हैं उनका पूछ सकता है, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में आगे। द रॉ मटेरियल्स ऑन विच द कॉटन इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट। अब ये देखिए क्वेश्चन अच्छा पूछा है, थोड़ा ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ये यहाँ गलत डाल दिया है, ये एक्चुअली ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये यहाँ इकोनॉमिक्स में आ गया है। ये पूछ रहा है कि जो कॉटन इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल यूज होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ये इस नज़रिए से पूछ रहा है। ज्योग्राफी में जब आपको हम इंडस्ट्रीज़ बताए थे, इंडस्ट्रीज़ का कैटेगरीज बताए थे, तो उसमें इंडस्ट्रीज़ को हम एक बांटने का ये भी तरीका होता है कि जो उसमें रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो उसके साथ क्या हो रहा है, क्या वो वेट गेन कर रहा है बनने के बाद, कि वेट लूज कर रहा है, या क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री को हम देख लेते हैं। शुगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या यूज होता है, शुगर केन, गन्ना देखिए ट्रैक्टरों और ट्रकों में भर भर के जाता है, वहाँ उनको क्रश करके उससे जो है उसका रस निकाल लिया जाता है और रस से चीनी बनता है सुखा के। तो आप देखिए, आप ऐसे भी गन्ने का रस पिए होंगे, एक गन्ना से कितना रस निकलता है आप नोटिस किए होंगे, एक गिलास हार्डली। एक गन्ना से अगर आप क्रश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 गिलास निकलेगा। मान लीजिए बहुत अच्छा करना है तो 2 गिलास मान लीजिए बहुत है, तो उसका वेट कितना होता है देखिए, एक गन्ने का वेट और 1-2 गिलास जूस का वेट देख लीजिए। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है। भार तो सब वो गन्ने का छिलका में रहता है, गन्ना फेंका जाता है, उस जूस में कितना वजन होता है। तो इस ऐसे इंडस्ट्री को कहते हैं वेट लूजिंग इंडस्ट्री। तो गन्ना का जनरली ये रहता है कि एक आप गन्ना लेंगे तो एक गन्ने का वेट आ जाता है लगभग मान लीजिए कि 3-4 किलो के आसपास, ठीक है। अगर एक मोटा गन्ना फुल साइज का लें तो 3-4 किलो 5 किलो का भी हो सकता है। और उससे जूस कितना निकलेगा, तो उससे जूस निकलेगा हो सकता है कि 100-200 ग्राम वज़न, 200 ग्राम 250 ग्राम मान सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा।
तो देखिए कि 5 kg से रिड्यूस होके कितना आउटपुट मिल रहा है हमें, मात्र 250 ग्राम। और उसको भी अगर आप ड्राई कर दें, शुगर जब आप बना रहे हैं तो शुगर तो बनाइएगा तो वाटर उड़ जाएगा, तो वो तो और ज़्यादा उसका वेट कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर का भी अच्छा खासा वेट होता है। वो जो आप 250 ग्राम जूस निकाले उसको सुखाइएगा और वेट कीजिएगा तो पता चलेगा कि उसका वेट 100 ग्राम भी नहीं रहेगा। तो 5 kg शुगर केन से निकला हार्डली 100 ग्राम शुगर। कितना ज़्यादा वेट लूज हो रहा है। तो ऐसे इंडस्ट्री, 0.1%। हाँ, ऐसे इंडस्ट्री जहाँ रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा वेट लूज करता है जब वो फाइनल गुड्स बनता है, उसको कहते हैं वेट लूजिंग इंडस्ट्री। दूसरा तरफ ऐसा भी होता है कि जहाँ रॉ मटेरियल्स जो है उसमें एडअप होके फाइनल जो गुड्स बनता है उसका वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। ऐसे चीज़ों को कहते हैं वेट गेनिंग। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है वेट गेन करने वाला। और फिर एक होता है कि लगभग जितना रॉ मटेरियल था उतना ही का आउटपुट भी हुआ। जैसे पत्थर तोड़ने का जो रहता है, क्वारीज, आप 1 टन पत्थर लाइएगा तोड़िएगा तो टूट के छोटा छोटा, वेट तो उतना ही रहेगा, वेट उसका उतना ही रहेगा। तो ये सब में वेट लगभग एक ही जैसा रहता है। तो इस तरह से भी बांटा जाता है इंडस्ट्री को कि वेट गेनिंग है कि वेट लूजिंग है कि वेट बराबर रहता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे है पूछा है, अब देखिए यहाँ पर कि द रॉ मटेरियल्स ऑन विच द कॉटन इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट आर। कॉटन इंडस्ट्री में क्या रॉ मटेरियल यूज होता है, तो कॉटन इंडस्ट्री में क्या यूज होगा, कॉटन यूज होगा। और क्या यूज होगा, कॉटन से रेशा, रेशा से फाइबर, फाइबर से फिर फैब्रिक बनता है, पड़े हुए हैं। तो कॉटन इंडस्ट्री में जहाँ धागा या रील तैयार होता है फाइबर से, तो क्या उसमें क्या होगा, नेचुरल है कि भाई कॉटन में पूरा आता है आपका जो फल उसका होता है जिसमें से कि रेशा रेशा निकाला जाता है। रेशा का कितना वेट होता है, आप एक फल उसका लीजिएगा और उसमें आपको मिलता है उसका बाकी रेशा हम निकाल लेते हैं, बाकी तो बेकार होता है। जैसे गन्ने का रस निकाल के बाकी फेंका जाता है, वैसे ही इसका होता है। कॉटन बॉल्स जो होते हैं उसमें से खाली फाइबर्स उसके निकाल लिए जाते हैं। फाइबर तो हवा की तरह, वेट उसका वेट कहाँ होता है। तो जो उसका कॉटन बॉल्स जो फ्रूट होता है उसको लाया जाता है, तो उसका भी क्या है कि इसी तरह वेट ज़्यादातर फेंका जाता है। फाइबर जो निकलता है कॉटन वो बहुत थोड़ा सा वेट का रहता है। तो इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, किस तरह का रॉ मटेरियल होता है कॉटन का, वेट लूजिंग है, वेट गेनिंग है, इक्वल वेट है, क्या है। तो ये भी वेट लूजिंग है। ये वेट गेनिंग को लिख दिया है लोड इंक्रीमेंट, उसी को अलग नाम, टेक्निकल नाम है लोड। लोड जो है बढ़ जाने वाला, यानी वेट बढ़ने वाला। तो वेट लूजिंग है, वेट गेनिंग है, वेट इक्वल। तो नेचुरल है, आपको पता है कि कॉटन में वेट लूजिंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ड्यूरिंग विच ईयर was the average annual growth rate सर 1 मिनट सर। हाँ आइए।
फादर की बात हाँ। कैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच ईयर was the average annual growth rate at constant prices of agriculture and allied sector negative। यानी पूछा है कि किस साल में एग्रीकल्चर ग्रोथ होने की जगह घटा है। करेंट से है सर? तो इसमें जो है 2002-03, ठीक है, और बॉक्स में आपको मिल गया जाएगा इंफॉर्मेशन, लास्ट में लाइन में देखिए, सेकंड लास्ट में 2002-03 और 8-9 इन दोनों सालों में जो है आपका एग्रीकल्चर जो है उसका ग्रोथ नेगेटिव हुआ, यानी घटा है। तो ये आपको याद रखना है, खाली करंट का नहीं है। माने अब ऐसा नहीं होगा कि एग्रीकल्चर का घटेगा, उस समय किसी कारण से घट गया होगा। तो आपको ये याद रखना है 2 साल 2002-03 और 8-9 इस समय जो था एग्रीकल्चर का जो है घट गया था आउटपुट। आगे देखेंगे, विच स्टेट इंश्योर्स द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफी। कॉफी कहाँ ज़्यादा होता है, तो आपको इसमें आँख मूंद के कर्नाटका को मार देना है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्स में, कर्नाटका कंट्रीब्यूटेड अराउंड 70% ऑफ टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अकेले कर्नाटका में आपका जो है पूरे इंडिया का 70% कॉफ़ी पैदा होता है, ठीक है। कर्नाटका में जो है बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पैदा होता है। पूरे इंडिया का कॉफ़ी प्रोडक्शन का 70% अकेले कर्नाटका से होता है। तो इसमें आपको बस याद रख लेना है कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है, कर्नाटका में होता है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। फिर देखिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, कहाँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ी है। तो अभी आपको बताया कि इसमें आँख मूंद के आपको कर्नाटका को टिक कर देना है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा, उसके बाद केरला में होता है और उसके बाद तमिलनाडु में होता है। कर्नाटका, देन केरला, देन तमिलनाडु। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding agriculture and trade of India during the year 2001-2 and 2-3। तो साल 2001-2 और 2002-3 का करंट से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इस तरह का आपसे पूछ सकता है अभी भी। तो उस तरह का आपको डेटा याद रखना है, या जो भी स्टेटमेंट है। यहाँ कह रहा है सर, नंबर 1, एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट्स contributed about 12% ऑफ इंडियाज़ टोटल इम्पोर्ट्स। यानी इम्पोर्ट्स की बात कह रहा है कि इम्पोर्ट्स में एग्रीकल्चर का इम्पोर्ट था टोटल इम्पोर्ट में 12%।
नंबर 2, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एडिबल ऑयल्स टू इंडियाज टोटल एग्रो इम्पोर्ट वैल्यू वाज अबाउट 62%। एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया जाता है तो सही है। नंबर 3, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूटेड अबाउट 4% टू इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स, ये भी सही है, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट होता है। नंबर 4, मैरीन प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूटेड अबाउट 23% टू टोटल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट वैल्यू इन इंडिया, ये सही है। मैरीन प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट होता है, ये भी सही है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स 4% नहीं, 4% नहीं है, एक्सपोर्ट में ज़्यादा है, तो क्योंकि एग्रीकल्चर का ही ज़्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं, तो इसमें आपका स्टेटमेंट जो है ये 2 सही है। एडिबल ऑयल हमें काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये ऑयल बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं, एडिबल ऑयल नहीं होता है। और मैरीन प्रोडक्ट्स हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, फ़िश वगैरह ये सब जो है। तो इसमें आंसर 2 और 4 यानी ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए, देखेंगे कि द शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट इन टोटल एक्सपोर्ट वाज 11.8%, 12% के आसपास रहता है वही, मतलब 10% से ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर का होता है। तो ये 10% से ज़्यादा रहता है, 12%, 13%, पहले और रहता था, अब कम हो गया है, इतना कम 4% नहीं होता है। दूसरी तरफ एडिबल ऑयल जो है वो हमें ज़्यादातर जो हम इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर में, वो तेल इंपोर्ट करते हैं खाने वाला, ये सब जो हम बहुत सारा रिफाइंड हम खाते हैं, तो ये हम इंपोर्ट करना पड़ता है। सनफ्लावर ऑयल ये सब हम लोग के यहाँ ज़्यादा नहीं होता है, या और भी तरह का ऑयल जो हम लोग इतना रिफाइंड ऑयल सब खरीदते हैं, इसमें से हमें काफ़ी इंपोर्ट हम करते हैं। नेक्स्ट है 16, द कंट्री विच इज़ द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो आपको बताए हुए हैं कि सिल्क के मामले में वर्ल्ड में टॉप पर है चाइना, ठीक है, चाइना का जोड़ नहीं है, चाइना का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। उसके बाद फिर इंडिया आता है नंबर 2, इंडिया जो है सेकंड प्लेस पर आता है आफ्टर चाइना। और ब्राज़ील जो है यहाँ दिया हुआ ऑप्शन, वो शुगर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, और इंडिया शुगर के मामले में भी सेकंड लार्जेस्ट है ब्राज़ील के बाद। और जापान जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसी चीज़ का नहीं है, जापान में इतने बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है, डेवलप नहीं है इतना, वहाँ जो है भूकंप और यही सब आते रहता है कि बहुत ज़्यादा, और पहाड़ी एरिया बहुत है, प्लेटू एरिया बहुत है। चलिए, तो सिल्क के मामले में चाइना हमेशा से टॉप पर रहा है वर्ल्ड में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। चूज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अबव एज राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। राइस प्रोडक्शन के मामले में इनको अरेंज, कौन सा अरेंजमेंट सही है? तो राइस में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है आपका वो आंध्र प्रदेश, साउथ का आंध्र प्रदेश है, नहीं सॉरी हाँ आंध्र प्रदेश ही है सबसे ज़्यादा। फिर अच्छा पंजाब है, अच्छा पंजाब है उत्तर प्रदेश से ज़्यादा। ठीक है, पंजाब में भी काफ़ी चावल होता है। इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा तो आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी चावल होता है, बंगाल में तो जानते हैं कि चावल खाता है सब, पंजाब में भी काफ़ी हाई है राइस प्रोडक्शन, हाँ ये है। तो सेकंड प्लेस पर इसमें पंजाब है, आंध्र प्रदेश, पंजाब, देन उत्तर प्रदेश एंड देन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज 18 नंबर क्वेश्चन,
brown manuring, a recent approach of weed control, is mostly used in. मैन्योरिंग आप जानते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं जो हम गोबर से खाद बनाते हैं उसको मैन्योर कहते हैं। जो सड़ा के खाद बनाते हैं नेचुरल, उसको मैन्योर कहते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट को सड़ा के, गोबर, ये सब जो भी वेस्ट होता है। तो अब यहाँ कह रहा है ब्राउन मैन्योरिंग, ए रिसेंट अप्रोच ऑफ वीड इज मोस्टली यूज्ड इन। तो ये जो है ब्राउन मैन्योरिंग यानी गोबर का खाद का इस्तेमाल, और वो वीड रोकने के लिए यानी कि खरपतवार को रोकने के लिए ये राइस के केस में यूज़ किया जा रहा है। देखिए इसमें जो है ये एक नया नाम हुआ है, नया नाम है, हम आपको इसको साइंस में पढ़ाए हुए हैं बायो मल्चिंग के नाम से, या राइस मल्चिंग के नाम से आपको ये पढ़ाया हुआ है बायोलॉजी। उसी को ये लोग एक नया नाम दे दिए हैं ब्राउन मैन्योरिंग। इसमें क्या होता है, हमने आपको बताया था कि क्या करते हैं कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं, उनको हम फसल बोने के पहले 1 आध महीने पहले मिट्टी में लगा देते हैं। जो भी खेत होते हैं उनमें कुछ हम पौधे ऐसे खरपतवार टाइप के होते हैं, उनको लगा, इसमें इसको ढेंचा भी कहा जाता है लोग, उसमें ढेंचा। तो ढेंचा का इस्तेमाल, ढेंचा का फसल लगा देते हैं। जैसे चावल आपको बोना है किसी खेत में, मानसून सीजन में चावल आप उसमें डालेंगे, तो उससे 1 आध 1.5 महीने पहले जो है ढेंचा उसमें रोप दिया जाता है पूरे खेत में। ये 1-1.5 महीने में ठीक ठाक 1 महीने में ग्रो कर जाता है। चने का देखे होंगे, चने का जैसे, तो उतना ऊंचा ऊंचा हो जाता है। इसको फिर क्या कर दिया जाता है, क्रश करके मिट्टी में ही दबा दिया जाता है। 1 आध महीने में जब ये ग्रो कर जाता है, उग जाता है ठीक से, पूरे खेत में उग जाता है, तो उसको फिर ट्रैक्टर या कुछ चलवा के पूरे मिट्टी में ही मिक्स हो जाता है, दबा दिया जाता है। ये क्या होता है कि जब इसको मिट्टी में, तो ये धीरे धीरे मिट्टी में ही सड़ के और खाद का काम करता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र हो गया ये। इसको बायो फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। इसमें कोई हमने केमिकल यूज़ नहीं किया, कोई हमने इसमें मैन्योर ऐसा वैसा डिकम्पोज करके यूज़ नहीं किया, बल्कि इसको हेम्प भी कहते हैं, या जो है ढेंचा कहते हैं। आपको बायोलॉजी में पढ़ाया था ये। ग्रीन मैन्योरिंग भी इसको कहते हैं। तो इसमें इसको क्या करते हैं कि ढेंचा की फसल को लगा दिए 1 महीना पहले, और जब वो ग्रो कर गया तो उसको क्रश करके मिट्टी में दबा दिए। वो मिट्टी में धीरे धीरे दबने के बाद सड़ने लगता है, और वो खाद का काम नेचुरली उसी समय। तो ये बहुत, और ये उसमें क्या करता है कि खरपतवार जो घास फूस उग जाती है फसल के साथ, उसको नहीं उगने देता है। ये वीड्स को भी, वीड जो खरपतवार को कहते हैं वीड को भी रोक देता है उगने से, और साथ ही साथ नेचुरल फर्टिलाइज़र का सॉइल को रिच कर देता है। जैसे हम लोग दूध में हॉर्लिक्स मिला के पी लेते हैं, तो वैसे ये मिट्टी के लिए हॉर्लिक्स का काम करता है, उसको सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई कर देता है। तो चीप एंड बेस्ट तरीका है नया, कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने की जगह, या मैन्योर भी तैयार करने में, सड़ाने में जगह लगता है, खर्च होता है। ये जो है ढेंचा का फसल रोप दीजिए, बहुत सस्ते मिलता है, उसको मिट्टी में उगा दीजिए, 1 महीना उगने दीजिए, उसके बाद उसको ट्रैक्टर या हल से जैसे भी चलवा के मिट्टी में ही दबा दीजिए, और बस फिर उसमें कुछ दिन के बाद इसका जब पानी डाल के चावल, धान का फसल, उसका बीज जो है डाल दीजिए, अपना जैसे उसका क्रॉपिंग होता है शुरू कर दीजिए। तो ये उसके लिए नेचुरल फर्टिलाइज़र, मिट्टी को बढ़ाने का, मिट्टी का क्वालिटी को बढ़ाने का काम करता है, और साथ ही साथ
वीड्स को भी नहीं उगने देता है। तो इसी को कहते हैं, नया नाम दिया है इन्होंने, ब्राउन मैन्यूरिंग। ठीक है, ये राइस के लिए यूज़ किया जाता है। 19 नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द पाथवे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा तरीका है एग्रीकल्चर का यानी प्रोडक्शन बढ़ाने का। इफ़िशियंट इरिगेशन, तो होगा इरिगेशन जितना अच्छा अगर होगा उतना अच्छा। इफ़िशियंट, ज़्यादा की बात नहीं, इफ़िशियंट यानी जितना ज़रूरत है उतना ही इरिगेशन, तो ये नेचुरल है प्रोडक्टिविटी। क्वालिटी सीड्स, अच्छे बीज इस्तेमाल कीजिएगा तो नेचुरल है प्रोडक्शन बढ़ेगा। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, ये भी सही है, बीमारियां अगर होती है तो बीमारी से रोकने के लिए दवाएं वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी फसल होगी। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, ये भी सही है, खाद दीजिएगा मिट्टी में, अगर मिट्टी में नहीं है खाद दीजिएगा तो अच्छे से उगेगा। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव है, तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ अबव। नेक्स्ट देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स इज प्रोवाइडेड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। 2001 का सवाल है। ठीक है, तो 2001 के आसपास जो है वो 60% के आसपास जो है लोग एम्प्लॉयड थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो इसको हम 65% मान लेंगे। ठीक है, जो कहा जाता है 2/3, तो 2/3 का मतलब लगभग वही आता है 65% के आसपास। तो ये इसमें गिवन ऑप्शन में 65% हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप, बताइए भाई कौन कैश क्रॉप नहीं है। कैश क्रॉप नहीं होगा तो फूड क्रॉप होगा। तो ज्वार जो है कोई बेचने के लिए नहीं लगाता है, ज्वार कोई खरीदने जा, कितने लोग ज्वार खाते हैं। ज्वार जहाँ होता है वहीं लोग खाते हैं, क्योंकि वही होता है इसलिए खाते हैं, मोटा अनाज है। मिलेट आपने कहा, सही बात है। तो जूट है ये बेचने के लिए उगाया जाता है, ग्राउंड नट मूंगफली भी बेचने के लिए उगाया जाता है, शुगर केन भी बेचने के लिए उगाया जाता है, कैश क्रॉप्स हैं। ज्वार है ये फूड क्रॉप है, कैश क्रॉप नहीं, मोटा अनाज होता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। अभी आपको देखिए पढ़ाए थे, अभी आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उसमें इनमें से किसको नहीं लिया गया है। तो मैंने बताया था पहले सिर्फ अनाज होता था, बाद में पल्सेस को भी ऐड कर लिया था। तो इसमें क्या नहीं है, ऑयल सीड जो है वो नहीं है, व्हीट राइस और पल्सेस है। आप राशन की दुकान पर जाते हैं वहाँ आपको खाने वाला तेल नहीं मिलता है। ठीक है, दाल मिलता है आज के डेट में, चावल अनाज जो भी है वो मिलता है। तो ऑयल सीड्स नहीं है फूड सिक्योरिटी मिशन में, ये आंसर हो जाएगा इसका। 23rd देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिश इंडस्ट्री इन इंडिया इज। कौन सा तरह का मछली का जो है सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया में। एट डीप वाटर यानी गहरे समुद्र में, एट अबव सी कोस्ट समुद्र के तट के पास का मछली मारना, एट कल्चरल इनलैंड अंदर जो हम लोग नदी पोखर में जो करते हैं, एट नेचुरल इनलैंड या जहाँ नेचुरल जो अंदर नदियों में मछली मारा जाता है। तो इसमें कौन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो नहीं नेचुरल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट नदियों में ही मछली मारने का काम होता है जो। ठीक है, बाकी सब उतना नहीं होता है इंडिया में, डीप सी उतना होता नहीं है, सी कोस्ट के पास भी होता है लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सी कोस्ट
कल्चरल इनलैंड की मतलब जो तालाब पोखर में हम लोग उगाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उतना नहीं है जितना नदी में लोग मछली मार के करते हैं प्रोडक्शन, और चीप एंड बेस्ट होता है मछली नदी वाला। तो इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए वो है नेचुरल इनलैंड। ट्वेंटी फोर्थ देखिए, द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये बहुत सालों से उत्तर प्रदेश ही इसका आंसर है। उत्तर प्रदेश ही रहता है गेहूं के मामले में नंबर 1। ठीक है, गेहूं उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा। और बॉक्स में आपको दिया हुआ है जो टॉप 3 स्टेट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद पंजाब। यही रहता है लगभग हर साल, बदलता नहीं है। उत्तर प्रदेश हाईएस्ट वीट में रहता है, उसके बाद मध्य प्रदेश रहता है और उसके बाद पंजाब रहता है। देखिए, व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया एज पर 4th एडवांस एस्टिमेट इन ईयर 2021। 2021 में कितना टोटल प्रोडक्शन था व्हीट का? ठीक है, तो 109.5 मिलियन टन्स जो है ये पूछ दिया है। कभी कभी देखिए इसमें राइस और व्हीट, ये दो जो प्रोडक्ट इनका पूछ देता है कभी कभी टोटल प्रोडक्शन, तो इसको भी हमें ये बजट में या सर्वे में सब जगह दिया होगा, तो आपको देख लेना है। हाँ, राइस और व्हीट यही दोनों कभी कभी पूछ देता है टोटल प्रोडक्शन इनका, तो ये आपको, या फूड ग्रेन्स का कंबाइंड, तो वो आपको याद रखना है। फूड ग्रेन्स का तो लगभग 240 मिलियन टन के आसपास रहता है, और इसमें की व्हीट ही है 109 मिलियन टन, 100 मिलियन टन के आसपास राइस रहता है। देख लेंगे उसका जो लेटेस्ट डेटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट? इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें सोयाबीन जो है ज़्यादा उगने वाला नहीं है, सबसे ज़्यादा? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, फिर राजस्थान में होता है। टॉप 3 है। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा सोयाबीन नहीं होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ हो जाएगा। याद रखिए सोयाबीन के मामले में तो सबसे टॉप पर एमपी, सोयाबीन का मतलब एमपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान आसपास के। छत्तीसगढ़ में जो है नहीं होता है सोयाबीन ज़्यादा, टॉप में नहीं है। विच इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वाज वर्स्ट अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन? ये आपको हिस्ट्री में बताए थे कि जब बंटवारा हुआ था तो सबसे ज़्यादा जूट और कॉटन जो मिल्स थे वो चले गए थे सब पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था कि जूट जो है आपको पता है रिवर वैलीज़ में, डेल्टाज के आसपास ज़्यादा होता है। तो इंडिया में जो है बड़े डेल्टा कहाँ कहाँ है? एक तरफ था ब्रह्मपुत्र गंगा का डेल्टा, और दूसरी तरफ अनडिवाइडेड इंडिया जब था उसमें था इंडस रिवर का डेल्टा, सिंधु नदी। तो इंडस का डेल्टा जो है पूरा चला गया पाकिस्तान, मतलब उस समय का वेस्ट पाकिस्तान, और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा चला गया था उस समय का ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश। तो दोनों तरफ हमारा जो डेल्टा एरिया था, और डेल्टा एरियाज़ में इधर जो है कॉटन कम होता था, जूट ज़्यादा होता था बांग्लादेश में, और इधर इंडस में कॉटन भी उतना ही, क्योंकि खाली डेल्टा ही नहीं, उधर तो मतलब पूरा इंडस रिवर पाकिस्तान ही में चला गया, थोड़ा सा हमारे यहाँ खाली बहता है। तो पूरा इंडस का जो रिवर वैली है बहुत ही रिच फर्टाइल लैंड था वर्ल्ड का, वो सारा चला गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान में चला गया तो जितना कॉटन का रिच प्रोड्यूसिंग एरियाज है, जूट का एरिया है, एक तो उधर और दूसरा बांग्लादेश, तो इसका हमें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था। इंडस्ट्री चली गई थी सारी, उस समय की यही मेजर इंडस्ट्रीज़ थे हमारे, जूट, कॉटन, और ये चले गए थे पाकिस्तान में।
सब पाकिस्तान में जो कॉटन होता है कि अभी हाँ आज ही खूब पीछे आज लिखा भी। रहता है। हाँ बहुत बढ़िया कॉटन होता है पाकिस्तान में। सिंधु नदी का जो पूरा घाटी है, तो वहाँ की क्योंकि फैक्ट्री हाँ है। क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो कॉटन ही बहुत होता है खाली पाकिस्तान में, तो वो सिंधु नदी पर ही जिंदा है पाकिस्तान। और सिंधु नदी चली गई, सिंधु नदी जो है वो कॉटन, जूट, शुगर ये सब बहुत होता है, तो उसी पर जो है कॉटन उसका इकोनॉमी चलता है पाकिस्तान में। तो ये हमारे पार्टीशन के समय सबसे अफेक्ट हुआ था हमें कि एक तरफ बांग्लादेश और एक तरफ इधर जो है पाकिस्तान में सब चला गया। ट्वेंटी एट, ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ जो तेल निकला ज़मीन के अंदर से, पेट्रोलियम। तो क्रूड ऑयल जिसको कहा है, क्योंकि कच्चा तेल कहते हैं इसलिए कि जब निकालते हैं तो बहुत काला होता है, बिल्कुल काला लगता है। जैसे आप कभी कोलतार देखे होंगे, सड़क बनता है तो बिल्कुल उसी कलर उसी तरह का थिक जो है गाढ़ा लिक्विड होता है ये पेट्रोलियम, जिससे कितना साफ़ पेट्रोल और डीजल निकलता है। तो पेट्रोलियम जब वो गाढ़ा लिक्विड निकलता है, उससे हज़ारों तरह का चीज़ निकलता है। उसका जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो उससे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हज़ारों केमिकल्स मिलता है मात्र एक पेट्रोलियम से, इतना चीज़ें उसके अंदर होती हैं। उन सब को रिफाइनिंग के द्वारा अलग अलग सेपरेट कर लिया जाता है, तो एक तरफ हमें उससे पेट्रोल मिलता है, केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जो पूरा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हम कहते हैं उसको। तो उसके प्रोडक्शन इतना तेज़ी से इंडिया में हुआ था शुरुआत, और उसके बाद बढ़ता गया, तो उसको हम कहते हैं इंडिया में ब्लैक रिवॉल्यूशन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। चलिए यहाँ बॉक्स में आपको कई तरह का रिवॉल्यूशन दे दिया है, ब्लू, वाइट, रेड, ग्रीन, येलो, और भी कई तरह का आपको लिखाया हुआ है हम पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ आ गया, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, 68 का ही क्वेश्चन है। ग्रे रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन और रेड रिवॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए ग्रे कलर है, पिंक है, सिल्वर है। आपको बताए थे कि पिंक जो है वो मीट से जुड़ा हुआ है, और नहीं सॉरी पिंक ऑनियन भी है ना, ऑनियन का पिंक ऑनियन। रेड कलर जो है वो मीट से जुड़ा हुआ है, पिंक नहीं, मीट का कलर रेड कहते हैं। तो पिंक जो है वो ऑनियन, ऑनियन पिंक, कल ही हमें देख रहे थे कुछ ऑनियन पिंक का ऑर्डर किए थे कलर, ऑनियन पिंक कहते हैं। हाँ तो पिंक रिवॉल्यूशन ऑनियन हो गया, और रेड हो गया मीट प्रोडक्शन और टोमेटो, दोनों को रेड कलर कहा जाता है। ऐसे बेसिकली मीट ही प्रोडक्शन है रेड, लेकिन टोमेटो प्रोडक्शन को भी रेड कह देते हैं। सिल्वर रिवॉल्यूशन हो गया वो आपको एग्स, ठीक है, सिल्वर रिवॉल्यूशन। और ग्रे रिवॉल्यूशन कहते हैं फर्टिलाइज़र्स, खाद देखे होंगे ग्रे कलर की होती है, तो ये याद रखना है। और ये अभी 68th का ही क्वेश्चन आपको आया था, फिर से आ सकता है। तो ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर्स, पिंक रिवॉल्यूशन ऑनियंस, रेड रिवॉल्यूशन मीट टोमेटो, एंड सिल्वर रिवॉल्यूशन एग्स, वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क, ब्लैक क्रूड ऑयल, येलो वेज फ्रूट्स, ये सब आप जो है, सॉरी येलो ऑयल सीड्स, फ्रूट्स नहीं, येलो। क्वेश्चन कहाँ जाना रिपीट कर रहा है? इसके अलावा भी तो कुछ भी आ सकता है। इसी में से आएगा, कैसे नहीं रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं अभी। देखिए ऊपर आपको पूछा ना जी ब्लैक रिवॉल्यूशन, और फिर अभी यहाँ पूछा ना इसी में रिवॉल्यूशन, रेड ग्रीन सिल्वर, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। मैंने कहा रिपीट
करना ज़रूरी नहीं है, उससे जुड़ा हुआ जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बस उसको इससे आप। जुड़ा ही हुआ केवल हाँ पढ़ना है, हाँ बॉक्स से हाँ जुड़ा हाँ हुआ। हाँ। और दूसरा देखिए बहुत सारा चीज़ है कि करंट से बहुत अफेक्ट होता है, तो करंट से जुड़ा हुआ कोई चीज़ वो पूछ ही सकता है, वो उसमें तो कोई बात नहीं है। हाँ, अब देखिए फिर 30th देखिए, विच वन, किस पे आ गए हम लोग, 29 हो गया ना, 30। विच वन ऑफ फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स नेचर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन देखिए, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया, देखिए सब जुड़ा हुआ है ना, ऊपर ब्लैक रिवॉल्यूशन अभी देखिए मैच करा, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सब से। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ था इसमें, यही पूछा है आपसे। इंटेंस कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, ये नहीं था, ग्रीन वेजिटेबल्स का तो कोई बात ही नहीं था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये भी ऐसा वो नहीं था। हाई यील्डिंग वेराइटीज़, ये था। डी सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी, ये था। ई नन ऑफ अबव, मोर देन वन ऑफ अबव। इसमें जो है आपका ये, इसमें ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1 मिनट अभिषेक। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से हाँ ये सब। यस सर। ओके।
तो इसमें जो है हमारा कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। कह रहा है कि इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन को सबसे बेहतर किस ढंग से डिफाइन किया जा सकता है। तो इसमें जो है बेसिकली हमारा ये डी ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए कि ये एक जो है लाइन से सभी चीज़ को डिफाइन कर दे रहा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमारा क्या था, अच्छे क्वालिटी का बीज, उसके साथ खाद और पानी अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइज़र एंड वाटर। तो इसको डी जो है बेस्ट तरह से डिफाइन कर रहा है, सीड, फर्टिलाइज़र, वाटर टेक्नोलॉजी, यानी एक अच्छा सीड, उसमें हम प्रॉपर फर्टिलाइज़र और फिर वाटर का यानी इरिगेशन का यूज़ किए, इसी से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। तो इसी को हम डी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, इसमें सीड, फर्टिलाइज़र, वाटर टेक्नोलॉजी भी उसको कह सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा। फिर देखिए, फिर वही क्वेश्चन है, द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, एडिक्वेट इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, नन ऑफ। अब इसमें जो है आपका ये तो तीनों ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी। तो इसमें एक ऑप्शन पूछा है, अब इसमें तो अगर एक ऑप्शन पूछेगा तो फिर तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है अच्छे क्वालिटी का सीड, लेकिन ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें तीनों ज़रूरी है। आप सीड अच्छा भी होगा और इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर, हाँ फर्टिलाइज़र सही बात है, बिना फर्टिलाइजर्स के नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें अगर मोर देन वन या ऑल ऑफ अबव होता तब तो हो जाता, एक पूछा है तो एक से तो खाली नहीं कह सकते हैं, सब चीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वर्षा बीमा, द रेनफॉल इंश्योरेंस स्कीम इज मैनेज्ड बाय एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, AICIL. The scheme was introduced during 2007 साउथ वेस्ट मानसून पीरियड। इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट तो सही है, वर्षा बीमा जो है वो एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी करती है, लेकिन ये 2007 में नहीं बल्कि 2004 के समय इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो ये इसका फर्स्ट हो जाएगा ओनली वन। ये वर्षा बीमा जो है ये लॉन्च किया गया था, बॉक्स में आपको दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अब देखिए आपको करंट से क्वेश्चन आ गया है द ऑब्जेक्टिव ऑफ PM कुसुम। अच्छा, कुसुम पहले ही पूछ चुका है, देखिए वर्षा बीमा के अलावा और क्या हो सकता है? ये बजट से सबसे ही पूछा है, बाकी अलग से पूछ दिया। नहीं नहीं नहीं, ये बजट वर्षा बीमा ही चल रहा है, अभी भी वही चल रहा है। उसको देखिए बॉक्स में दिया हुआ है आपको, उसका लेटेस्ट मॉडिफाई नाम किया था वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस, नीचे WBCIS। तो उसी का मतलब मॉडिफाई किया गया था वर्षा बीमा को, तो अभी उसको कहते हैं WBCIS, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, मौसम आधारित फसल बीमा ये कहते हैं, मौसम आधारित फसल बीमा हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। तो ये खाली वर्षा में ही नहीं, पहले था कि खाली मानसून के लिए किया था तो वर्षा बीमा था, अब है कि वो चाहे रबी फसल हो, खरीफ हो, जो भी हो, जैसा मौसम उस हिसाब से बीमा होता है। पहले था खाली मानसून के लिए, जब लॉन्च किया गया था तो सिर्फ मानसून सीजन में बीमा होता था, यानी अगर मानसून में बारिश वारिश नहीं हुई, गड़बड़ा गई, तो उसके लिए क्लेम दिया जाता था बीमा का। अब कर दिया है कि वैसा नहीं है, कोई भी मौसम में आप बीमा करा सकते हैं, रबी का फसल है, खरीफ का है, जायद का है, कोई भी है,
उस समय उसके हिसाब से अगर नहीं होगा तो बीमा दिया जाएगा। तो उसको अब कहते हैं वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस, मौसम आधारित फसल बीमा। यही है गवर्नमेंट का स्कीम, दूसरा तो है नहीं। चलो कौन सा स्कीम है याद करना पड़ेगा। हाँ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम कुसुम स्कीम, कुसुम स्कीम अभी जो है आया था पीएम कुसुम, तो उसका पूछ दिया है। देखिए करंट से लेटेस्ट 66 2020 में पूछा था। तो पीएम कुसुम था प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, नाम दिया था। इसमें था कि किसानों को जो है बिजली कम कीमत पर प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो किसानों को जो बिजली की ज़रूरत होती है तो वो जो है उसको था कि सोलर से उसको लिंक कर दिया जाए, किसानों को सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो पेट्रोल डीजल के पैसे के, क्योंकि सोलर तो है एक बार लग गया तो फ्री है। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं जैसे, तो उसमें है कि आपको जब आप करिएगा तब आपको पैसा पे करना है जितना का। इसमें है कि एक बार लग गया तो फिर लाइफ टाइम फ्री सोलर। तो सोलर के माध्यम से किसानों को बिजली की सुविधा देने का मतलब, जो भी वो पंप चलाने के लिए या जो भी चलाने के लिए, तो वो था स्कीम ये प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। स्कीम से वजह से बजट उस समय का बजट हुआ हाँ हाँ, उसी समय का बजट में लॉन्च हुआ था, तो वही तो करंट से पूछा था इसको जो। नेक्स्ट देखिए, तो ये सब अभी भी पूछ सकता है, इसलिए कि अभी भी इम्पोर्टेंट स्कीम, मैंने बोला ना इस बार के बजट में कोई ख़ास स्कीम लॉन्च हुआ नहीं, क्योंकि है नहीं वैसा अभी सरकार के पास। उस समय तो नया नया सरकार बना था तो लगातार स्कीम पर स्कीम लॉन्च कर रहा था। अब तो 2 बार सरकार हो गई, अब इनके पास पैसा ही नहीं है ज़्यादा कुछ देने के लिए। बिहार को भी टरका दिया। देखिए विशेष राज्य का बहुत नीतीश जी जोर मारे तो टरका दिए कि भाई पैसा है नहीं, तब जेब में से देंगे कहाँ आपको। तो दूसरा टरका दिया कि अच्छा आपके यहाँ रोड डेवलप करवा देंगे, आपको उधार लीजिएगा वर्ल्ड बैंक की सबसे, वो उधार दिलवा देंगे। ये सब कह के लौटा दिया नीतीश जी को। मंत्री 1-2 का पोस्ट दे दिया ललन सिंह ये लोग को कि चलिए खुश रहिए, इतना में आप कितना सीट जीते हैं। तो हाँ, नहीं ठगने की बात नहीं। अब वो बेचारा क्या करेगा, उसके पास जितना रहेगा हैसियत उतना ही ना देगा। अब हम जाएं, अब कोई मान लीजिए कोई आम आदमी है, बहुत हमसे खुश भी है, तो बहुत खुश रह के क्या करेगा, उसके पास जितना रहेगा उतने ना कर पाएगा। जो है ही नहीं उसके पास, वो कहाँ से देगा। तो मोदी के पास थोड़े खजाना गड़ा हुआ है कि दे देगा बिहार को उठा के। तो खजाना तो दे नहीं सकता था, लेकिन मजबूरी थी बेचारे की कि भाई सपोर्ट भी लेना है। तो क्या, तो कहा कि ठीक है आपके यहाँ रोड जो मेजर प्रोजेक्ट है उसको हम जल्दी करवा देंगे, रोड सब आपका चकाचक एक्सप्रेसवे कहीं कहीं बनवा देंगे, और उधार कर्जा पैसा ही ना चाहिए तो उधार ले लीजिए, आपको कौन अपना नाम पर जा रहा है, सरकार को देना है। उधार लीजिएगा तो दिलवा देंगे वर्ल्ड बैंक की सबसे जल्दी, जो है पैसा आपको ज़रूरत है पैसा दिलवा देंगे, वर्ल्ड बैंक की सबसे उधार कम रेट पे दिलवा देंगे। तो ये कह के अपना और पोस्ट दे दिया कुछ, तो मंत्री लोग से खुश हो गए बस। खैर, अरे तो इतना दिया मजबूरी में, उधर नायडू गला पर चढ़ा हुआ था तो नायडू को भी दिया उधर। हाउ मच, सरकार गिर जाएगा बीजेपी का। अब देखिए क्या होता है। हाउ मच अमाउंट इज पार्ट ऑफ फिनेंशियल आउटले ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये देखिए, ये भी मेंस में ऑब्जेक्टिव में पूछा है असिस्टेंट के कि किसान सम्मान निधि, बजट से क्वेश्चन है कि किसान सम्मान निधि पर कितना राशि दिया गया है। तो 60,000 करोड़ जो है, जैसे इस बार भी बजट में आपको कुछ हम पढ़े हैं टारगेट कि इतना इतना फंड दिया गया है। तो बीपीएससी में कम पूछता है, लेकिन फिर भी आप जो हाईलाइट करवाए होंगे उसको याद रख लीजिएगा। हु डिटर्मिन्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया। ये देखिए आपको बताए थे कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, शॉर्ट में इसको कहते हैं
CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये 1985 से यही तय करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और अभी भी यही तय करती है। तो यही आंसर होगा हमेशा, और कोई नहीं करता है। कमिटी ऑन एग्रीकल्चरल कमिटी है, कमिटी फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन गलत प्रिंट कर दिया है, कमिटी होता है। विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल फिनेंस इन इंडिया, इंडिया में खेती बाड़ी के लिए इनमें से किसमें से पैसा नहीं मिलता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तो देता ही है, कोऑपरेटिव से, बैंक से, सबसे लोन लेता ही है लोग। कमर्शियल बैंक, इससे भी लेता है। रीजनल रूरल बैंक, इससे नन ऑफ दीज। तो इसमें इन तीनों से ही मिलता है। एग्रीकल्चरल के लिए लोन जो है कोऑपरेटिव से भी मिलता है, कमर्शियल बैंक ये सब, SBI सब से तो मिलता ही है, रीजनल रूरल बैंक ये सब से, PNB ये सब है, वो सब से भी मिलता है। तो इसमें सब से मिलता है, यानी इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका हो जाएगा, कि ऐसा कोई नहीं जिनमें से नहीं मिलता है, सब से मिलता है। आपको बॉक्स में डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर यूजलेस। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कहाँ जो है ज़्यादातर लोग बिना काम के लगे हुए हैं, किस में? इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, कहाँ? एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री और माइनिंग में तो लोग को काम में नहीं मिल रहा है, खोज रहा है काम, उसको देता नहीं है। एग्रीकल्चर में है कि जो है बहती गंगा है, जिसको शामिल होना है शामिल हो गए अपने। तो फ्री फंड का आदमी सब एग्रीकल्चर में लगा हुआ है लोग। जिसको कोई काम नहीं होता है, हाँ, वो खेती जाकर बाड़ी। एग्रीकल्चर काम करेगा, या फिर पॉलिटिक्स में नेतागिरी करेगा, हाँ, बिल्कुल या फिर ठीक। प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करेगा। अच्छा, चलिए ठीक, यही तीन लोग फिक्स है इंडिया में। चलिए जो ठीक। एकदम बेकार आदमी है, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कि चेला की चमचागिरी कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट है, विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फील्ड ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स में किनको शामिल इनमें से नहीं किया गया है? लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया है, पढ़ाए थे शुरू में ज्योग्राफी जब आपको किए थे, उस समय थोड़ा सा बताए थे। देखिए, लैंड रिफॉर्म्स में क्या आता है कि आज़ादी के बाद देखा गया, आज़ादी के समय भी, कि ज़मींदारी सिस्टम था, ज़मींदार लोग ज़्यादातर ज़मीन सब हथियाए हुए थे। किसान जो थे गरीब थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, ज़्यादातर गरीब किसान थे। तो इसके लिए लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहला था इम्पॉर्टेंट कि ज़मींदारी ख़त्म किया गया, और सीलिंग एक्ट आया कि भाई इतना से ज़्यादा ज़मीन एक आदमी के पास नहीं रख सकता है, बहुत ज़्यादा ज़मीन एक आदमी के पास नहीं हो सकता है। तो उसमें लैंड सीलिंग लाया गया था, एक लिमिट कर दिया गया कि इससे ज़्यादा ज़मीन एक आदमी, एक कोई भी नहीं रख सकता है। ऐसे लोगों से ज़मीन जो एक्स्ट्रा था उसको लेके जो गरीब बिना ज़मीन के मज़दूर लोग थे उनको बांटा गया, कि खेती लायक ज़मीन दिया गया। कई कानून बनाए गए कि जो बहुत साल से मज़दूर का काम कर रहा है तो ज़मीन उसी का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के कई कानून आए थे, इसको कहा जाता है लैंड रिफॉर्म्स। अब यहाँ देखिए, देखेंगे हम लोग, कह रहा है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन लैंड रिफॉर्म, कौन शामिल नहीं है लैंड रिफॉर्म में? एबोलिशन ऑफ मिडिलमैन, बिचौलियों को ख़त्म करना। तो ये तो सही बात है, बिचौलियों को ख़त्म। आपको बताए थे कि जैसे ज़मींदार क्या करते थे, वो किसी को अपने नहीं जाते थे गांव, किसी को कह देते थे अरे भाई तुम देख लेना खेती बाड़ी, जिससे करवाना हो करवा लेना, 10% कमीशन तुमको दे देंगे। वो भी नहीं जाता था, वो भी किसी और को दे देता था कि अरे भाई तुमको 10% दे देंगे, तुम जो है कर, यानी कई लोग बीच में आ जाते थे। और ज़मींदार तो अपना कहीं दूर शहर में रहता था, कभी ज़मीन देखने भी नहीं जाता था, लेकिन सारा पैसा उसके हाथ में जाता था।
तो एबोलिशन ऑफ मिडिल मैन तो पहला स्टेप था लैंड रिफॉर्म्स का। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ज़मीनों को ढंग से सबको एकत्रित करना, ये भी सही किया गया था, जिसमें कहा गया था किया गया था कि ऑप्शन दिया गया था किसानों को कि जैसे कई किसान हैं जिनके पास थोड़ा थोड़ा ज़मीन अलग अलग बिखरा हुआ है, तो उनको कहा गया कि भाई आपस में आप लोग ऐसा कर सकते हो कि हमको एक जगह ज़मीन दे दो और आप दूसरे को एक जगह दे दो, ऐसे करके सब, ताकि एक जगह ज़मीन रहेगा तो आप उसको बेहतर ढंग से खेती बाड़ी उसमें कर सकते हो। तो इसको कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, इसको भी किया गया था। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, ये भी किया गया था, आपको पढ़ाई है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग का भी आइडिया किया गया कि सब लोग मिलजुल के आप लोग शेयर करके, सब ट्रैक्टर है, पानी है, सब शेयर करके यूज़ कीजिएगा तो सबको खर्च भी कम पड़ेगा और अच्छा आपका खेती भी हो जाएगा। तो ये भी किया गया था। हाउसिंग लोन टू, घर के लिए किराया उधार देना ऐसा नहीं था इसमें कि किसानों को घर बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, ये नहीं था। तो हाउसिंग लोन वाला सिस्टम नहीं था, डी, बाकी ABC था इसमें। बॉक्स में पढ़ लीजिएगा, ठीक से अच्छे से दे दिया है क्या क्या इसमें लाया गया था। नेक्स्ट है 39th, टू इम्प्रूव इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट फ्लो, what credit target for 2020-21 has been fixed in यूनियन बजट ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर में ठीक से लोगों को उधार कर्ज मिल सके उसके लिए, ये भी बजट से क्वेश्चन है करंट का, कि कितना लोन देने का टारगेट रखा गया है किसानों को बजट में। तो 15 लाख करोड़ जैसे उस साल 20-21 में रखा गया था। तो ये इस टाइप का मैंने अभी भी आपसे कहा कुछ देर पहले कि देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट इस तरह का आपको दिया था बजट में, तो उसको देख लीजिएगा। टारगेट्स वगैरह जो है यूनियन बजट स्पीच में था, किसको कितना पैसा रखा गया है किसके लिए। लास्ट क्वेश्चन 40 देख लेते हैं। नाफेड इज़ एन, नाफेड जो है ये आपको पहली बार जब मैंने सर्वे लिखवाया था उसमें भी लिखवाया था, और अभी आपको जब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का चैप्टर जो आगे है 10th वाले में, वो आपको अभी रिवाइज नहीं किए हैं, तो मार्केटिंग जहाँ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग उसमें ये पढ़ाए थे कि एक जो है नाफेड है, देखिए नीचे दिया हुआ है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो नाफेड है नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन, शॉर्ट में याद, ऐसे पूरा नाम इसका लंबा है। ये क्या है कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग, जैसे देखिए सुधा का बूथ होता है, या आप कोऑपरेटिव, आपको मैंने बताया कि मदर डेयरी का चलता है या अमूल का चलता है, उसी तरह नेशनल लेवल पर सरकार का कोऑपरेटिव है, उसका नाम है नाफेड। इसके भी स्टोर होते हैं जगह जगह, और वहाँ कम कीमतों पर, बाज़ार से कम कीमत पर जो है खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। जैसे हम लोग स्टूडेंट जब थे दिल्ली में, तो हम लोग जाते थे, बगल में नाफेड का सेंटर था, वहाँ से ख़रीद के लाते थे, तो हम लोग का कुछ पैसा बच जाता था, राशन वही दुकान से ख़रीदते। तो हम लोग का समझिए कि महीने में जैसे हम लोग 3-4 लड़के साथ में रहते थे, तो समझिए कि रेशियो था, अगर हम 8-9 हज़ार का राशन खरीदते थे तो उसमें लगभग 3,000 रुपये का सेविंग हम लोग का हो जाता था, यानी 25 to 30% हम लोग को सेविंग हो जाता था। तो उसमें कुछ नहीं था। हमारा जहाँ हॉस्टल जहाँ हम लोग रहते थे उससे 2 किलोमीटर दूर था, तो हम लोग ऑटो पर करके चले जाते थे। ऑटो आने जाने का भाड़ा हम लोग को 50 से 60 रुपया लगता था, और 100 रुपया मान लीजिए। उसी ऑटो में सब राशन लोड करके हम लोग मंथली राशन एक साथ ले आया करते थे। तो हम लोग को लगभग 2,500 से 3,000 रुपये का सेविंग हो जाता था। तो वहाँ पर बगल में इसका स्टोर था नाफेड का, जहाँ की
कम कीमतों पर थोड़ा बाज़ार का ही चीज़ रहता था, मतलब जो कंपनी का हम लोग, तो उसी इक्विवेलेंट कंपनी का जो है सब मिल जाता था। तो उसमें हम लोग को उस पर कंसेशन रेट पर वहाँ, तो जनरली ये जो है नाफेड के स्टोर्स बड़े शहरों में या शहरों में रहते हैं। जनरली जहाँ केंद्रीय विद्यालय वगैरह होते हैं उसके आसपास में, या जहाँ केंद्रीय विद्यालय या गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट का क्वार्टर्स वगैरह होते हैं, उसके आसपास में ये नाफेड का स्टोर्स एक ज़रूर रहता है। तो दिल्ली में हम लोग को मालूम था बगल में, तो वहाँ जाते थे, वहाँ से लिया। तो मैं बताया कि ये नाफेड जैसे मदर डेयरी का मैं आपको बता रहा था कि सफल सब्जियां वगैरह हम लोग वहाँ से ले लेते थे। जो मदर डेयरी का कोप जो हर जगह रहता है, मदर डेयरी का तो बहुत ज़्यादा दिल्ली में है, मतलब सफल भी जो है, मिल्क बूथ तो सब जगह रहता ही है। जो वेजिटेबल का जो बूथ रहता था वो भी हर कॉलोनी में 4-5 ज़रूर रहता है। और मतलब आपको थोड़े थोड़े दूर पर ही काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। अब तो समझिए, मैं कल ही देखा कि यहाँ भी मदर डेयरी के आइसक्रीम वगैरह सब अवेलेबल हैं बगल में हमारे यहाँ मंदिर के सामने मदर डेयरी का। यहाँ सोचिए दिल्ली से यहाँ सप्लाई हो रहा है। और मदर डेयरी का पहले इतना नहीं था, अभी अमूल का शुरू हुआ कुछ साल से, अमूल फैल गया, अब मदर डेयरी का भी देख रहे हैं कि यहाँ सप्लाई सब चीज़ हो रहा है। तो ये सारे जो हैं ये मार्केटिंग फेडरेशंस हैं, ठीक है। मदर डेयरी हो गया, अमूल हो गया, उसी तरह ये नाफेड है जो कि सरकार का ही, भारत सरकार का मार्केटिंग फेडरेशन है। ये जगह जगह जनरली कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सही रेट पर मिल सके, तो इसके लिए जहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट के क्वार्टर्स वगैरह होते हैं उनके आसपास ज़रूर रहता है। ख़ास करके केंद्रीय विद्यालय के स्टाफ वगैरह जहाँ रहते हैं उसके आसपास कम से कम एक शहर में ज़रूर रहता है। तो ये भी है कि थोड़ा इसमें चीप में मिल जाता है। ऑस्पिशियस मतलब शुभ होता है ना, शुभ। हाँ, शुभ। ऑस्पिशियस टाइम शुभ होना। यस। चलिए आज इतना ही रखते हैं, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। रिवाइज आप कर लीजिएगा प्रॉपरली जो बोले थे इस बीच। तो अच्छा, ये जो है आपका अब तो इंडस्ट्रीज़ में आ जाएगा, तो मेरे ख्याल फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो अब तक हम लोग किए उसका हो ही गया है। तो थोड़ा सा थ्योरी भी आपको चलिए रिवाइज करा देंगे, कुछ अगर होगा उसमें। उसका फर्स्ट चैप्टर तक रिवाइज कर लिए हैं? यस सर। चलिए, तो उसको सेकंड चैप्टर वगैरह देख लेंगे कल, अगर आगे का रिवाइज करा के फिर ये क्वेश्चंस आगे डिस्कस कर लेंगे।